हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पढ़ाई घर में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, वादा है घर घर नौकरी का। इसमें हम जो है आप लोगों को जीके जीएस लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग जो है देर किए बिना हम लोग जो है अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेलवे पुलिस रेलवे पुलिस निम्न में से किस सूची का विषय है? देखेंगे, रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और शीर्ष सूची। देखेंगे, भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच संबंध का वर्णन किया गया है, जिसमें 3 लिस्ट का वर्णन किया गया है। संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है, संघ सरकार बनाती है कानून। राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है। और शीर्ष सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है। देखेंगे, अवशेष सूची का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 248 में है। देखेंगे, अवशेष सूची भारत के संविधान में कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखेंगे, वर्तमान में समवर्ती सूची में 51 विषय, राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय और संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय और काउंटिंग के 100 विषय हैं। इस प्रकार से रेलवे पुलिस, अगर पूछता है रेलवे किस सूची का विषय है तो संघ सूची का, लेकिन पूछ रहा है रेलवे पुलिस संघ सूची का, सॉरी, राज्य सूची का विषय है। आंसर नंबर 2। आइए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति निम्न में से कब की गई? प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो देखेंगे, भारत में उद्योगों के विकास के लिए उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया और भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत घोषणा 1948 में की गई थी। देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप भी इसका आंसर देंगे। आप लोग जो है अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी अपना आंसर देंगे। देखेंगे, क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? देखेंगे, शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा जो प्रधानमंत्री होता था। सचिव ये अष्टप्रधान में नहीं था। पंडित राव जो कि धार्मिक मामलों में धार्मिक कार्यों को देखता था। और सुमंत, आंसर होगा सुमंत, जो कि विदेशी मामलों को देखता था, विदेशी मामलों की देखरेख करता था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोनी और क्षारीय मृदा भारत में और किस नाम से जाना जाता है? देखेंगे, लोनी जिसे कलर के नाम से जानते हैं, रेगुर जिसे काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, काली मिट्टी, काली कपासी जो कि पश्चिमी भारत में पाया जाता है, बांगर। देखेंगे, पुरानी जो मिट्टी होते हैं उसे बांगर कहा जाता है। और खादर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूधसागर जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? देखेंगे, दूधसागर जो मांडवी नदी पर है, जो कि भारत के गुजरात में स्थित है। इंद्रावती जो है इंद्रावती जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। गोदावरी, नर्मदा जिस पर सरदार सरोवर है। और सुवर्ण रेखा, इस पर जो है चांडिल बांध है। देखेंगे, आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की कितने दिनों के अंदर
संसद से अनुमोदित होना आवश्यक है। देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन संविधान के आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरह से लगते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इन्हें 3 आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। देखेंगे सशस्त्र विद्रोह के पहले आंतरिक अशांति शब्द का वर्णन किया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र शब्द को जोड़ा गया। इसी समय निर्धारित किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 30 दिनों के अंदर संसद से 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इस प्रकार से संसद के बिना अनुमोदन के राष्ट्रीय आपातकाल 30 दिनों तक प्रवर्तन में रह सकता है। देखेंगे क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित होता है, कौन सा नहीं होता है। तो देखेंगे अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तो अनुच्छेद 20, 21 और अनुच्छेद 19 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। देखेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए कितने सीट आरक्षित है। देखेंगे अभी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है। अभी हाल ही में संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति बंधन योजना पारित किया गया। तो अभी आरक्षण महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण मानेंगे और जरूर याद कर लेंगे। आप लोग भी आंसर बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछता है वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है, तो वर्तमान में 84 सीट है। लोकसभा में वर्तमान में 84 सीट है और लोकसभा में एसटी शेड्यूल कास्ट के लिए 47 सीट आरक्षित है। देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोकसभा में आरक्षण का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण का वर्णन किया गया है। देखेंगे लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण जो कि 2020 में समाप्त हो रहे थे, इसे पुनः 126वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 में फिर से अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ सभी राज्यों के विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है। चलेंगे आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग से एक क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट आप एक आंसर बताएंगे। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना आरक्षण है। जल्दी से अपने आंसर को टाइप कीजिएगा, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से दे देंगे। देखेंगे बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कुल 40 सीट आरक्षित है, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित है, जो कि मनिहारी और कटोरिया ये 2 सीट जो है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। देखते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संसद की अस्थाई और वित्तीय समिति है। देखेंगे संसद में 2 प्रकार की समिति होती है, एक अस्थाई समिति और एक अस्थाई समिति। इसमें पूछा अस्थाई भी है और वित्तीय भी है। तो देखेंगे प्राक्कलन समिति अस्थाई समिति है,
लोक लेखा समिति ये भी अस्थाई और वित्तीय समिति है, और लोक उपकरण ये भी है। तो आंसर होगा 1, 2 और 3, आंसर हो जाएगा 3। परवर समिति जो संसद की अस्थाई समिति है, संसद की अस्थाई समिति है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, देखेंगे प्राक्कलन समिति जिसमें कुल 30 मेंबर होते हैं, जो संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। लोक लेखा समिति जिसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। लोक उपकरण समिति, लोक उपक्रम समिति में भी 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15, 7। देखेंगे पूछेगा आपसे क्वेश्चन, संसद की सबसे पुरानी समिति कौन है? तो लोक लेखा समिति संसद की सबसे पुरानी और अस्थाई समिति है। लोक लेखा समिति का गठन सबसे पहले मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा सबसे पहले 1921 में हुआ था। देखेंगे लोक लेखा समिति के वर्तमान में अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। प्राक्कलन समिति जिसे एस्टीमेट समिति के नाम से जाना जाता है, इसका गठन पहली बार 1950 में हुआ था। इसमें 30 मेंबर होते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन विपक्ष के पहले नेता थे? देखेंगे बिहार एसआई में एक क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान देंगे। बिहार एसएससी और दरोगा की तैयारी करने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा है, निम्नलिखित में से कौन पहले विपक्ष के नेता थे? राम सुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता थे। लेकिन पूछेगा मान्यता प्राप्त, तो देखेंगे मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता वाईबी चौहान थे। मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता वाईबी चौहान थे। पूछेगा पहले विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुभग सिंह। देखेंगे मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा में भी 1/10, अगर किसी दल को कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य प्राप्त होते हैं, उन्हें मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता का अधिकार प्राप्त होगा। देखेंगे आप लोग बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में, जल्दी से जल्दी अपना आंसर देंगे। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? जल्दी से लिखेंगे। देखेंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन, लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी हैं। वर्तमान में लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी हैं। राज्यसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। देखेंगे अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मंत्री परिषद मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? सबसे पहले मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन संविधान के आर्टिकल 75 का खंड 3 में है। देख लेंगे आंसर होगा बी। लेकिन देखेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 74 मिनिस्टर ऑफ काउंसिल मंत्री परिषद का वर्णन है। 78 देखेंगे अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कभी भी केंद्रीय मंत्री परिषद कैसे काम कर रही है उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या प्रधानमंत्री अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और संसद के बीच एक संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जज की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? देखेंगे एडहॉक न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश का मतलब होता है अस्थाई न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखेंगे अस्थाई न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में होता है। सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है, उच्च न्यायालय में नहीं होता है। और कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश।
भारत के राष्ट्रपति से परामर्श लेकर अनुच्छेद 126 देखेंगे, अनुच्छेद 126 के तहत भारत के राष्ट्रपति से परामर्श लेकर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। सॉरी, अनुच्छेद 127 होगा। 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश से लिया गया है? यह व्यवस्था फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में होती है। अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखेंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेक्टी थे। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेक्टी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। वारिंग हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग हुए। 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय देखेंगे, लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय थे। और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी थे। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन निम्न में से किस प्रस्ताव के द्वारा किया गया? देखेंगे, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था। देखेंगे, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन यानी इसका उद्देश्य ही था भारत में संविधान का निर्माण करना। इसमें 3 सदस्य थे, स्टफर्ड क्रिप्स, पैथेक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। देखेंगे, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया था। देखेंगे, स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जब क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया था तो क्वेश्चन पूछता है, इससे वार्ता के लिए किसे भेजा गया था? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को इसे भेजा गया था। यह असफल हुआ था और इसे ही क्रिप्स प्रस्ताव को ही महात्मा गांधी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था और अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों से संविधान सभा के विषय में चर्चा किया था। देखेंगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, अविभाजित संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के लिए कितने सीट निर्धारित किए गए थे? देखेंगे, जब कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। उस समय निर्धारित किया गया कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, विभाजित संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के लिए कितने सीट निर्धारित किए गए थे। देखेंगे, संविधान सभा में उस समय 1946 में निर्धारित किया गया था 10 लाख की आबादी पर एक मेंबर होंगे। उस समय अर्थात 1946 में उस समय की आबादी के अनुसार से 389 सदस्य का निर्धारण किया गया था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत, जिसे प्रिंसली स्टेट कहा जाता था, देसी रियासत। देखेंगे, ब्रिटिश प्रांत के लिए 296 और देसी रियासत के लिए 93 सदस्य का निर्धारण किया गया था। ये 296 में भी 292 प्लस 4 बटा हुआ था। 4 चीफ कमिश्नरी स्टेट थे, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। देखेंगे, विभाजित पूछ रहा है ना, विभाजित संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के लिए। देखेंगे, विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिसमें देसी रियासत के लिए, ब्रिटिश प्रांत के लिए 229 और देसी रियासत के लिए 70 सीट निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है, विभाजित संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के लिए कितने सदस्य थे? आंसर होगा 229। आंसर हो जाएगा सी। 389 अविभाजित संविधान सभा में मेंबर थे।
299 विभाजित होने के बाद संविधान सभा में मेंबर थे, और अविभाजित संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के लिए 296 सदस्य का निर्धारण किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखेंगे क्वेश्चन है, भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? देखेंगे भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की जा रही थी। इसके लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में पहली बार 1948 में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था। और यहाँ ऑप्शन पे आते हैं फजल अली। देखेंगे फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसने अपना रिपोर्ट 1955 में दिया, जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मांग को अस्वीकार किया था। इसने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के विभाजन का सिफारिश किया था। फजल अली आयोग में 3 मेंबर थे, फजल अली, एच.एन. कुंजरो और के.एम. पनीकर। आपका आंसर होगा भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? एस.के. धर। आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से कौन थे? देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट में सीएजी के नाम से जानते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बी नरहरि राव थे। वर्तमान में पूछेगा, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। देखेंगे एमसी सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। भारत के प्रथम महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ थे। आर वेंकटरमन भारत के सबसे वयोवृद्ध राष्ट्रपति थे। केसी नियोगी भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगले नंबर क्वेश्चन पाते हैं। निम्नलिखित में पहली बार किसके अध्यक्षता में भाषाई प्रांत का गठन किया गया? देखेंगे यह क्वेश्चन गलती से दोबारा रिपीट हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा, अभी बताए थे आप लोग को, एस.के. धर। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में संविधान के स्रोत से संबंधित कौन सा असत्य है? असत्य का मिलान करें। संविधान के स्रोत से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। बिल्कुल सही है, लेकिन पूछेगा राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 80A में है। कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया गया है। पूछेगा राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है, किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80A में है। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रपति के अभिभाषण अमेरिका। गलत है, आंसर हो जाएगा असत कथन। पूछा, आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रपति का अभिभाषण लिया गया है यूके से, अर्थात ब्रिटेन से लिया गया है। देखेंगे राष्ट्रपति का अभिभाषण का वर्णन संविधान के आर्टिकल 87 में है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। और प्रस्तावना कहां से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। देखेंगे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। आपका आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रपति का अभिभाषण अमेरिका से नहीं, ब्रिटेन से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल है। देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भारत में सबसे पहले 1993 में किया गया था। पहले इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष था, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष है। आंसर हो जाएगा सी। अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए। देखेंगे ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? तो वे सारे लोग,
देखेंगे गांव के वे सारे लोग जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज हो चुका है, अर्थात जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, वो सारे लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। देखेंगे ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो मुखिया करता है। मुखिया, इसमें उपस्थित उप मुखिया, उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया, इसके सदस्य में वार्ड सदस्य भी होते हैं, और एक सरकारी व्यक्ति होता है, वो होते हैं सचिव। देखेंगे आपसे बिहार एसएससी में देखेंगे पंचायत से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आप सेट बना रहे होंगे तो देखेंगे पंचायत से क्वेश्चन बहुत सारे पूछेंगे। ये हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल पढ़ाई घर का वादा है, आपसे जीएस का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, और तो पंचायत का तो क्वेश्चन और नहीं छूटेगा। एकदम विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। देखेंगे क्वेश्चन पूछता है ग्राम सभा के कोरम कितना होता है, तो कोरम ग्राम सभा का 1/20 होता है। अब आंसर पाते हैं, आपको आंसर मिल गया होगा। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 18। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा ग्राम सभा का सदस्य चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितना होगा, तो ग्राम सभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र होना चाहिए 21 वर्ष, और ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष। तो आज के सेशन में 20 क्वेश्चन, फिर हम लोग जल्द अगले पार्ट 2 में आते हैं। तब तक के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।